लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन आपके पास दो एनर्जी स्टेट में लाई करता है। इनिशियली अगर वो एंटी क्लॉकवाइज एक इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है तो उसका जो साउथ है वो इस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होता है और नॉर्थ उसकी टेल होती है। सो जो एरो आप बनाएंगे वो नॉर्थ के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि इन साइड दी इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। सो यहाँ पे देखें कि जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन जो कि ऊपर बना हुआ है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई। सो अप्लाई करने के बाद उसका जो नॉर्थ है वो साउथ की तरफ अलाइन हो गया, साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और जो उसका साउथ है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। सो क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में था तो उसका जो साउथ है वो इस साइड पे जनरेट होगा। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा यानी कि ओरिएंटेशन नंबर वो -1/2 होगा। और अगर आप इसको और इस स्टेट को हम कहेंगे लोअर एनर्जी स्टेट, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। बिल्कुल ये जो इसने अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन किया हुआ है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर रेडिएशन अप्लाई करें, रेडिएशन फॉल करने के बाद इसकी जो डायरेक्शन हो वो अपोजिट हो जाए, नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट करे और साउथ की तरफ हो जाए, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ये है, बट इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की जो है इसके बिल्कुल अपोजिट है। इस टाइम पे इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हम 1/2 लेंगे और ये कहलाएगा कि ये हाई एनर्जी स्टेट में है। दीज टू एलिमेंट हैव डिफरेंट एनर्जीज एंड दीज डिफरेंट एनर्जी लेफ्ट द डीजनरेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट। और ये एनर्जी जो है वो हमें डीजनरेसी बताती है। डीजनरेसी मतलब दो अलग अलग स्टेट्स में उनका होना। अब अगर हम इसकी एनर्जीज़ का डिफरेंस निकालें, डेल्टा ई कैसे निकाला जाएगा, तो जो हाई एनर्जी स्टेट में जो कि प्लस ई इलेक्ट्रॉन है उसमें से हम माइनस ई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जब माइनस करवा देंगे तो आपके पास डेल्टा ई आ जाएगा। और प्लैंक्स के अकॉर्डिंग ये डेल्टा ई किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है। और यहाँ पे जो ई एस आर में और ई पी आर में जो हम इसकी डेल्टा ई की वैल्यू लेंगे वो लेंगे जी एच बीटा इंटू बी। एच आपके पास प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, बी एक कांस्टेंट है, और बीटा एक कांस्टेंट है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और जी हमारे पास इसको हम दो नाम देते हैं। एक तो केमिकल शिफ्ट भी इसी को कहा जाता है, और इसका जो सेकंड नेम है डीजनरेसी फैक्टर है ये एक तरह से। तो अब अगर हम इसकी स्प्लिटिंग ग्राफ पे देखें तो कुछ इस तरह से अब देखेंगे इसको कि लोअर एनर्जी स्टेट -1/2, MS इक्वल्स टू -1/2, और यहाँ पे ई नॉट है। इस स्टेट में ई नॉट है जहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है इसकी। डेल्टा ई इसकी कहलाएगी GC म्यू बी इंटू बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। हाई एनर्जी स्टेट में जो है वो हम 1/2 कहेंगे इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। और जो वेरिएबल है मैग्नेटिक फील्ड, हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स हमारे पास दो होती हैं जो हम NMR में डिस्कस करेंगे कि या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें और एनर्जी को फिक्स रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी आपकी अप्लाइड रेडिएशन के इक्वल हो जाएगी, तो उस टाइम पे हम रेजोनेंस फेनोमेना को ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा जाए और रेडिएशन को वेरी की जाए, तो रेडिएशन जैसी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यही कहलाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी होगी वो उतनी होगी जितनी स्प्लिटिंग एनर्जी है। स्प्लिटिंग एनर्जी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी तो रेजोनेंस का फिनोमेना होगा। लेकिन यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं और एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो हमारी रेडिएशन एनर्जी है वो उसको कांस्टेंट रखा गया है एक्साइटेशन के लिए। सो ये एनर्जी का गैप है। अब यहाँ पे जो फार्मूला बना आपके पास GM बीटा बी, इसमें H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, बीटा जो है बोहर मैग्नेटॉन है और जिसकी वैल्यू होती है 9.274 × -24। बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, जी आपके पास जी फैक्टर है। मोर एक्सप्लेन्ड ऑन जी फैक्टर। जी फैक्टर की मोर एक्सप्लेनेशन कुछ ये हो जाएगी, जी फैक्टर इज़ द यूनिटलेस मेजरमेंट है ऑफ द इंटेंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ 2.0032। अब ये केमिकल शिफ्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जिसको हम ppm में मेजर करेंगे। सो ये इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है एक तरह से, कि बाद में जब
इस एटम जिसको आप EPR एब्जॉर्ब EPR या ESR जिसका आप देख रहे हैं उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जी की वैल्यू को हम देखते हैं. द फिनोमेना इज़ नॉन एज इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस and the technique employs to study the type of the behavior is called electron spin resonance spectroscopy. तो ये सारी डिस्कशन जो थी वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थी. मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन यूज्ड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन जो यूज़ की जाती हैं उनके बारे में ज़रा सुन लें. तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लेते हैं वो 3400 गॉस में हम लेते हैं. द अप्रोप्रिएट क्वांटम ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द रेडिएशन. माइक्रोवेव हम यूज़ करते हैं एक्साइटेशन के लिए. टेक्निक जो हम यूज़ कर रहे हैं इट इज़ द कॉमन प्रोटिक टू सब्जेक्ट द सैम्पल टू डिफरेंट मैग्नेटिक इंटेंसिटीज़, कीप द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. अब यहाँ पे इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेरी करती है और रेजोनेंस को अकर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरी करते हैं अप टू दी डेट वैल्यू एट विच रेजोनेंस अकर. सो जो हमारी इक्वेशन थी इज़ टू एच न्यू, बी वेरिएबल है यहाँ पे अप टू दी कंडीशन कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एनर्जी है वो बराबर हो जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी के, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाए. स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम जो ESR का होता है उसका मीनिंग क्या निकालेंगे हम वो ज़रा देख लेते हैं. द एरिया ऑफ द ESR पीक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द सैंपल इन्वेस्टिगेटेड एंड दस द कंसनट्रेशन ऑफ द सैंपल. सो जो एरिया आता है इस पीक का ESR और EPR पीक का, वो एरिया अंडर द कर्व हमें बताता है एरिया बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. द क्वांटिटी एनालाइज पीक एरिया ऑफ द सैंपल आर कंपेयर्ड टू द पीक एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड. फिर हम उस क्वांटिटी को पीक एरिया ऑफ सैंपल को पीक एरिया ऑफ स्टैंडर्ड से जो है कंपेयर करते हैं तो हम सैंपल की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो अगर NMR की पीक को देखा जाए, अगर स्पेक्ट्रम को हम एनालाइज करें कि ESR वर्सेस NMR स्पेक्ट्रम किस तरह के आते हैं, तो जो NMR का सिग्नल आता था वो आता था बिल्कुल शार्प, और यहाँ पे जो ESR का सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है आपके पास थोड़ा सा ब्रॉड आता है. सो ये इस टाइप का सिग्नल आता है, और इस टाइप के सिग्नल में जो आपके पास ये जो एरिया होगा ये एरिया हमें बताता है कि कितने आपके पास प्रोटॉन्स है. ये कहलाएगा सिंगलेट के लिए, और ये भी सिंगलेट का केस कहलाएगा. डबलेट का केस अगर देखें NMR में कुछ इस तरह से होता है, और ESR और EPR में आपको इस तरह का सिग्नल मिलेगा. ट्रिपलेट में देखें तो NMR में आपको 3 इस तरह की पीक्स मिलती हैं, और यहाँ पे आपको ये इस तरह की पीक्स मिलेंगी. इन दो पीक्स के दरमियान के डिस्टेंस को अगर हम A कहते हैं तो इसका भी एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है. ESR की पीक जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम देती है, और अगर हम उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम को नहीं एनालाइज करना चाहते, हमें उससे कोई मीनिंग नहीं मिलता, तो हम उसको जो देखते हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके हम उसकी स्पाइक देखते हैं, और स्पाइक देख के हम अपनी वैल्यू को जज करते हैं शार्प स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए. रेजोनेंस रीज़न फॉर दी ब्रॉडनिंग. ब्रॉडनिंग के क्या रीज़न क्या है? ब्रॉडनिंग का रीज़न कुछ ये है कि डेल्टा P और डेल्टा X कांस्टेंट होते हैं. इसी तरीके से डेल्टा X और डेल्टा T जो है वो आपस में कांस्टेंट है, कि ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो विड्थ है वो और टाइम है ये दोनों आपस में कांस्टेंट होते हैं. तो इससे हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि विड्थ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम, और अगर ये विड्थ जो है वो आपके पास कम होगी तो टाइम में ज़्यादा होगा, और अगर टाइम कम होगा तो विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी. तो इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है. इसकी ब्रॉडनिंग का रीज़न ये है कि आपके पास जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो बहुत कम होता है. जब रिलैक्सेशन टाइम होता है इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है. डेट इज़ वाई जो हमें सिग्नल मिलता है वो ब्रॉड सिग्नल मिलता है, और रिलैक्सेशन टाइम फॉर दी रिलैक्सेशन टाइम इन दी EPR इज़ वेरी लेस, बहुत कम होता है EPR या ESR में, एज़ विद कम्पेयर टू दी NMR. प्रोटॉन का जो टाइम होता है रिलैक्सेशन वो ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटॉन एक हैवी एटम है और पूरा न्यूक्लियस है. उसको अगेन अपने लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. उस ज़्यादा टाइम की वजह से ऊपर वाली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये पीक्स आती हैं. जे जो है वो एक कपलिंग कांस्टेंट है, जो हमें इन पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमें क्या देता है? जे की वैल्यू देता है, और जे हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट है. यहाँ पे आपके पास जो ये सिग्नल है
ESR का, उस ESR के सिग्नल को अगर हम ब्रॉड करें और ब्रॉड करने के बाद उसका ये डिस्टेंस निकालें, तो ये डिस्टेंस हमें क्या बताएगा, A, और ये कहलाएगा हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट कहलाता है ये। सो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग का, सो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। EPR इनएक्टिव टू एक्टिव EPR इनएक्टिव कोई कंपाउंड है, अगर आप उसको EPR एक्टिव कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास जैसे कि हाइड्रोजन की एग्जांपल है, इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो जैसे कि आपने पीछे देखा था उसके मॉलिक्यूल के अंदर नीचे पेयर बन रहा था MO में, तो अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो नीचे इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अब EPR एक्टिव कंपाउंड बन चुका है, जो कि कैटाइन रेडिकल है हाइड्रोजन का। इसी तरीके से अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, तो अगेन इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा अपर वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो ये अब एनाइन रेडिकल बन जाएगा। अब ये अगेन EPR एक्टिव कंपाउंड बन गया। सिग्नल अगर हम इसका ऑब्ज़र्व करें, तो सिग्नल के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने प्रोटॉन्स है, तो उसको ज़रा देखने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस इन्वॉल्व, कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं, उसके लिए ये एक फार्मूला है 2ni+1। 2ni+1 हमारे पास, अगर इस फार्मूले को यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं इस ESR सिग्नल के अंदर। सो आई हमारे पास स्पिन कांस्टेंट है, और स्पिन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है स्पिन क्वांटम नंबर की, वो 1/2 होती है, तो हम यहाँ पे 2 रख के इसको कैंसिल करवा सकते हैं, तो फाइनल फार्मूला आ गया n+1। अब यहाँ पे n क्या चीज़ है, n हमारे पास जो n हमने सब्स्टिट्यूट किया है, इसको हम यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो इट्स मीन डैट कि इसके अंदर 3